दोस्तों, कभी कभी विचार आता है कि अंग्रेज कितने साहसी और बुद्धिमान रहे होंगे, जिन्होंने एक ठंडे से प्रदेश से निकलकर अनजान रास्तों और अनजान जगहों पर जाकर लोगों को अपना गुलाम बनाया। देखा जाए तो ब्रिटेन की जनसंख्या और क्षेत्रफल भारत के गुजरात राज्य के लगभग बराबर है। भारत की करोड़ों की जनसंख्या को मात्र कुछ लाख या हजार लोगों ने सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। लेकिन गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि खूब हत्याएं और लूटपाट भी की। उनको अपनी कौम पर कितना गर्व होता होगा कि हम मुट्ठी भर लोग सदियों तक दुनिया के देशों को नाच नचाते रहे, लेकिन लाखों लोगों के बीच अपनी धरती से हजारों मील दूर आकर अपने से संख्या में कई गुना अधिक लोगों को इस तरह गुलाम बनाए रखने के लिए उनमें अद्भुत साहस रहा होगा। अरब के रेगिस्तान से कुछ भूखे लुटेरे और आतताई आए। उन्होंने भी हमको लूटा, मारा और महिलाओं के साथ पैशाचिक कर्म किए। हम वहाँ भी नाकाम रहे। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, स्त्रियों को 2-2 दीनार में उन्होंने बोली लगा दी। लेकिन हमने क्या किया? पहले दिन में विवाह होते थे, उनके भय से हम रात को चुपचाप विवाह करने लगे। जब वे कन्याओं को उठाकर ले जाने लगे तो हम बचपन में ही शादी करने लगे, और अगर उसमें भी असुरक्षा होने लगी तो बच्ची को पैदा होते ही मारने लगे। लेकिन यही कठोर सच्चाई है। दोस्तों, ताइवान में रहते हुए एक भारतीय महानुभाव की कई लोगों से दोस्ती हो गई, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि ताइवान के बहुत सारे लोग उनसे कुछ दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें कभी अपने घर पर चाय तक के लिए नहीं बुलाते हैं। उन्हें यह बात बहुत अखरती थी। एक दिन उन्होंने अपने एक परम मित्र से पूछ ही लिया। काफ़ी नानुकुर करने के बाद में वो परम मित्र ने एक सवाल किया, जिसे सुनकर भारतीय महानुभाव के होश उड़ गए। ताइवान वाले दोस्त ने पूछा, 200 साल राज करने के लिए कितने ब्रिटिश भारत में रहे? तो भारतीय महानुभाव ने कहा, लगभग 10-20 हज़ार रहे होंगे, या हो सकता है 50 हज़ार रहे होंगे। तो ताइवान वाला मित्र बोला, तो फिर 32 करोड़ लोगों को यातनाएं किसने दी? वह आपके अपने ही लोग थे ना। जनरल डायर ने जब 1369 लोगों पर फायर करने के लिए कहा तो गोलियां किसने चलाई थी? उस समय ब्रिटिश सेना तो वहाँ थी नहीं। क्यों एक भी बंदूकधारी ने पीछे मुड़कर जनरल डायर पर गोली नहीं मारी? फिर उसने उन भारतीय महानुभाव से पूछा कि आप यह बताओ कि कितने मुगल भारत आए थे, उन्होंने कितने वर्ष तक भारत पर राज किया था और भारत को गुलाम बनाकर रखा? शायद कुछ हजार लोग आए होंगे। उन्होंने आपके ही लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर आपके खिलाफ खड़ा कर दिया, जो कि कुछ पैसे के लालच में अपनों पर ही अत्याचार करने लगे, अपनों के साथ ही दुराचार करने लगे। तो मित्र, आपके अपने ही लोग कुछ पैसे के लिए अपने ही लोगों को सदियों से मार रहे हैं। तो यह सुनकर भारतीय महानुभाव की नज़रें नीचे झुक गईं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए ताइवानी मित्र ने कहा कि आपके स्वार्थी, धोखेबाज, दगाबाज, मतलब परस्त, दुश्मनों से यारी और अपने भाइयों से गद्दारी, इस प्रकार के व्यवहार और इस प्रकार की मानसिकता के लिए हम भारतीय लोगों से सख्त नफरत करते हैं, और इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि यथासंभव हम भारतीय लोगों से ज़्यादा सरोकार ना रखें। वो मित्र आगे बोला, जब ब्रिटिश हांगकांग में आए थे तब एक भी व्यक्ति उनकी सेना में भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ना गवारा नहीं था। यह भारतीयों को दोगला चरित्र है कि अधिकांश भारतीय व्यक्ति बिना सोचे समझे पूरी तरह बिकने के लिए तैयार है, और आज भी भारत में यही चल रहा है। विरोध हो या कोई मुद्दा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, खुद के फायदों वाली गतिविधियों में भारत के लोग आज भी राष्ट्र हित को हमेशा दोयम स्थान पर रखते हैं। हमारे लोगों के लिए अधिकतर मैं और मेरा परिवार सबसे पहले रहता है, देश और समाज जाए भाड़ में। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। दोस्तों, हमारे ऊपर जब आक्रमण हो रहे थे, जब हम युद्धकाल से गुजर रहे थे, हमारी बहुसंख्यक जनसंख्या इस मानसिकता में थी कि को न होए हमें क्या हमें। कहने का मतलब यह है कि कोई भी राजा बने हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आज भी हमारा युवा सिर्फ एक ही डायलॉग बोलता है, आई हेट पॉलिटिक्स। अरे, आप पॉलिटिक्स को कैसे घृणा कर सकते हैं? आपको हनी सिंह याद है, लेकिन भगत सिंह भूल गए। आप यह भूल गए कि उस 23 साल के नौजवान ने देश के लिए कुर्बानी क्यों दी। आपको हनी सिंह के गाने याद हैं, आपको हनी सिंह के रैप याद हैं, लेकिन इस देश को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे 7.5 लाख भारतीयों ने कुर्बानी दी, वह किसी को याद नहीं। क्या वो लोग पागल थे जो आप जैसे लोगों के लिए मर गए? दोस्तों, यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, जो हजारों साल पहले सोच थी वही सोच आज भी है। हमारे देश का युवा कहता है, आई हेट पॉलिटिक्स, कि मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ लव सॉन्ग पसंद है, मुझे तो शाहरुख खान के गाने सुनने हैं। अरे, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको राजनीति करनी हो या ना करनी हो, लेकिन आपको राजनीति की समझ अवश्य होनी चाहिए। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या गलत है, क्या सही है,
राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आज के समय पे अधिकतर हमारा युवा, खासतौर से महिलाएं, देश के राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है और ना वो समझना चाहती हैं। एकता कपूर के सीरियल्स में इतना उलझ कर रह गई हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, यह कड़वी सच्चाई है कि अगर हम अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे और अगर हम कहेंगे आई हेट पॉलिटिक्स, तो हमारे सर पर ऐसे लोग राज करेंगे जो देश और समाज के लिए योग्य नहीं है, लेकिन वो हमारे सर पर राज करेंगे, क्योंकि योग्य लोग सिर्फ एक ही डायलॉग कहना जानते हैं, आई हेट पॉलिटिक्स। दोस्तों, जिस समय मुगल और अंग्रेज हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय समाज के हर वर्ग ने अगर देश के बारे में सोचा होता तो आज का परिदृश्य ऐसा नहीं होता। उस समय तो उनकी सोच यह थी कि यह सब तो क्षत्रियों के काम है, उनको करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें, कोई भी राजा बने, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, आज इजराइल बुरी तरह शत्रुओं से घिरा हुआ है, लेकिन सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति पर देश और धर्म की सुरक्षा का दायित्व है। वहाँ पर हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि अगर देश का कोई प्रधानमंत्री भी है, वह कम से कम सेना में 5 वर्ष अपना समय देकर आएगा, उसके बाद वो कोई भी और कार्य कर सकता है। लेकिन हमारे देश में अगर चंद लोगों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की जाए, अग्निवीर योजना की बात की जाए, तो बहुत सारे लोगों को इस पर दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, इजराइल सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पर नमक हराम नहीं है, लेकिन हमारे देश में नमक हरामों की कमी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग खाते यहाँ की हैं और गाते वहाँ की हैं। अगर हमारे यहाँ पर नमक हराम नहीं होते तो शायद हम गुलाम नहीं होते। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि समाज का एक बड़ा वर्ग युद्ध से दूर नहीं होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। आप स्वयं विचार करके देखिए कि आतताइयों से जिस तरह क्षत्रिय लड़े, अगर पूरा हिंदू समाज लड़ा होता तो क्या हम कभी गुलाम हो सकते थे। दोस्तों, यह बात विचार करने लायक है कि अगर हम कोई मिलिट्री में जाते हैं, अगर हम सेना में जाते हैं, तो चाहे बॉर्डर पर लड़ने वाला सैनिक हो या किचन में खाना बनाने वाला सैनिक, सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। ऐसे ही अगर बात देश की हो या समाज की हो तो सभी को सैनिक बनना पड़ता है। यह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, देश किसी एक का नहीं है, सभी का है। तो सभी को मिलकर के जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों, मुश्किल की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, अपने देश वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। लेकिन मित्रों, आज भी यही विडंबना है, आज भी कुछ नहीं बदला है। मुगलों और अंग्रेजों का स्थान एक खास वर्ग ने ले लिया है और वो हमेशा देश के विरोध में विभिन्न प्रपंच खड़े करके गद्दारों की फौज भी खड़ी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज भी हम बटे हुए हैं। मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं दलित हूँ, बस मैं इन्हीं चीज़ों में बटा हुआ हूँ। और हम 100 करोड़ होकर के भी मूक दर्शक बने हुए हैं। देश के 3-3 टुकड़े करने के बाद भी हम उन गद्दारों को आज तक नहीं पहचान पाए हैं जो खाते यहाँ की और गाते वहाँ की हैं। दोस्तों, अगर हमें इस देश को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो ऐसे छुपे हुए गद्दारों को हमें निकालना होगा और हमें संगठित होना होगा। आशा करता हूँ हमारी वीडियो से कुछ सीख अवश्य मिली होगी। मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपकी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो मुझे ज़्यादा समझाने का फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हमारे इन विचारों से सहमत ना हों। अगर आप सहमत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर हमारे विचारों से सहमत ना हो तो भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हम आपका जवाब अपनी आने वाली वीडियोज़ में अवश्य देंगे। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।